19वीं सेंचुरी में दुनिया में साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ रहा था। माइकल फैराडे ने 1831 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कवर कर लिया था और जॉर्ज ओम ने ओम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे दिया था। दुनिया का नक्शा ही बदल रहा था। पर इंडिया में अंग्रेज़ी हुकूमत ने जिस मुल्क की गिनती 1700s में सबसे अमीर मुल्कों में होती थी, इंडिया उस टाइम वर्ल्ड जीडीपी में 24.4% कंट्रीब्यूट करता था, उसे गरीबी और भुखमरी की कगार पे ला दिया था। अंग्रेज़ों के अंडर इंडिया का वर्ल्ड जीडीपी शेयर 4.2% तक रह गया था। इंडिया का ग्लोबल इंडस्ट्रियल आउटपुट 1750 में 25% से गिर के 1900 में 2% तक रह गया था। अंग्रेज़ों के रूल में 90% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे थी और लिटरेसी रेट 17% से नीचे था। अंग्रेज़ हम पे हुकूमत और हमें एक्सप्लॉइट कैसे करते थे, इसकी सबसे बड़ी वजह थी वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। उनके कम्युनिकेशन चैनल्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एडवांस थे। इसी वजह से चंद अंग्रेज़ हम पे हुकूमत कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज़ी फ़ौज में ज़्यादातर लोग तो हिंदुस्तानी ही थे। उनके एडवांस हथियार, गन्स और कैनन्स हमारे फ्रीडम फाइटर्स को आसानी से कंट्रोल कर लेती थी। – 1857 में जब अंग्रेज़ों के अगेंस्ट पहला रिवॉल्ट हुआ, तब पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के अगेंस्ट गुस्सा भड़क रहा था। सब उस रिवॉल्ट का हिस्सा बनने के लिए तैयार थे। अंग्रेज़ों ने आसानी से उस रिवॉल्ट को काबू कर लिया, क्योंकि हिंदुस्तानियों के पास उस वक्त प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स ही नहीं थे। रिवॉल्ट अलग अलग पैकेट्स में हुआ था और ये रिवॉल्ट सिंक्रोनाइज नहीं हो पाए। झांसी की रानी ने बगावत की, पर उन तक बहादुर शाह जफ़र का सपोर्ट नहीं पहुंच पाया। ऐसे ही लियाकत खान साहब ने इलाहाबाद में म्यूटनी की, पर कानपुर के तांत्या टोपे के अंडर वाली बगावत का सपोर्ट वहां तक नहीं पहुंच पाया। ऐसे ही खुशवंत सिंह की बिहार वाली म्यूटनी, बहादुर खान की बरेली वाली और लखनऊ में बेगम हसरत की म्यूटनी दबा दी गई। सर सैयद अहमद खान इस वक्त तक मुगल्स के लिए भी काम कर चुके थे और अपने वालिद और भाई के इंतकाल के बाद वो अंग्रेज़ों के साथ भी एसोसिएटेड थे। अंग्रेज़ों ने 1857 के रिवॉल्ट को बुरी तरह से दबाया और बहुत तबाही मचाई, बहुत लोगों को मारा। सर सैयद अहमद खान ने इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया और वो अंदर से टूट गए। वो समझ गए थे कि अंग्रेज़ों जैसी ऑर्गेनाइज फोर्स के आगे जब तक आप रोड मैप तैयार करके और स्ट्रेटजाइज करके नहीं लड़ेंगे, तब तक आप अंग्रेज़ों के अगेंस्ट कोई इम्पैक्ट नहीं पहुंचा सकते। उनको ये भी अंदाज़ा हो गया था कि बंदूकों और तोपों का मुकाबला तलवारें नहीं कर सकती। अगर आपको दुश्मन को हराना है तो उस लिहाज से तैयारी करनी पड़ेगी, बिना तैयारी के अंजाम बहुत गलत होगा। सर सैयद अहमद खान ने 1857 रिवॉल्ट को एनालाइज करके एक बुक लिखी, जिसका नाम था असबाब बगावत हिंद। इसमें उन्होंने 1857 के रिवॉल्ट के लिए अंग्रेज़ों की पॉलिसी को जिम्मेदार ठहराया। – 1857 के रिवॉल्ट के बाद अंग्रेज़ों ने जो हिंदुस्तान का हाल किया था, उससे सर सैयद अहमद खान का कलेजा तड़प उठा। अंग्रेज़ों ने इस रिवॉल्ट के बाद मुसलमानों को ख़ास तौर से टारगेट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसमें बहादुर शाह जफ़र, लियाकत ख़ान, बहादुर ख़ान और बेगम हसरत ने अहम किरदार अदा किया था। सर सैयद अहमद ख़ान को यह अंदाज़ा हुआ कि अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों को जो डिफ्रेंशिएट करता है वो है तालीम, एजुकेशन। फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने अलग अलग शहर जाना शुरू कर दिया और लोगों को एजुकेशन के फ़ायदे बताए और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं और बेहतर इंसान बनाएं। वो चाहते थे कि इंडियंस को भी वैसी ही तालीम मिले जैसी अंग्रेज़ों को मिलती है। फिर उन्होंने तालीम, एजुकेशन को अपना मिशन बना लिया।
फिर सर सैयद अहमद ख़ान अपने दोनों बेटे सैयद हामिद और सैयद महमूद के साथ इंग्लैंड चले गए। वहाँ पहुँच के उन्होंने ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को बहुत डिटेल में मॉनिटर किया। वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी गए। वहाँ जाकर स्टूडेंट्स और टीचर्स से गुफ्तगू भी की। अपनी रिसर्च पूरी करने के बाद सर सैयद अहमद ख़ान इंडिया लौटे और उन्होंने सेम मॉडल पे एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने का इरादा बना लिया। सर सैयद अहमद ख़ान के मिशन से धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। लोगों ने उन्हें डोनेशन देना और हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। एक टीडियस प्रोसेस के बाद 24 मई 1875 को अलीगढ़ में सर सैयद अहमद ख़ान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया। सर सैयद अहमद ख़ान का एक फेमस कोट है कि हिंदुस्तान एक दुल्हन की तरह है और हिंदू और मुसलमान उसकी दो आंखें हैं। अगर दोनों में से किसी को भी नुकसान हुआ तो दुल्हन बुरी लगने लगेगी। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में हिंदू और मुसलमानों के साथ अंग्रेज़ भी एसोसिएटेड थे। ये कॉलेज सबके लिए था। इसका कोर पर्पस एजुकेशन और इंडियन सोसाइटी को अपलिफ्ट करना था। इसमें दोनों हिंदू और मुसलमान धर्म के लोग पढ़ा करते थे और पढ़ाया करते थे। सर सैयद अहमद ख़ान को मुस्लिम क्लर्जी भी बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे। उनके अगेंस्ट 68 फतवे दिए गए थे। उन पे ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। उन्हें काफिर डिक्लेयर कर दिया गया था। फिर जब एक विलियम मेयो नाम के शख्स ने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट बेबुनियाद बातें लिखी, तब सर सैयद अहमद ख़ान इंग्लैंड गए और ब्रिटिश लाइब्रेरी में बैठ के उस बुक का ज़बरदस्त जवाब दिया और सारी बातों को क्लैरिफाई किया। इस प्रोसेस के लिए उनको अपना घर तक गिरवी रखना पड़ गया। सर सैयद अहमद ख़ान की बुक के बाद विलियम मेयो को इंग्लैंड में भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया। सर सैयद अहमद ख़ान सेकुलरिज्म के बहुत बड़े एडवोकेट थे। सर सैयद के एस्टैब्लिश कॉलेज के पहले स्टूडेंट का नाम ईश्वरी प्रसाद था और पहले ग्रेजुएट का नाम अंबा प्रसाद था। उन्होंने एक ऐसा इंस्टीट्यूट बना दिया था जिसने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया। खान अब्दुल गफ्फार, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो आगे जाके इंडिया के 3rd प्रेसिडेंट बने, सैफुद्दीन किचलू, अब्दुल मजीद ख्वाजा, हकीम अजमल ख़ान, हज़रत मोहानी, राजा महेंद्र प्रताप, मौलाना शौकत अली, अब्दुल कयूम अंसारी, अली सरदार जाफरी, KM अशरफ, रफ़ी अहमद किदवई, सब अलीगढ़ मूवमेंट का पार्ट थे और सर सैयद के इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड थे। सर सैयद अहमद ख़ान 27 मार्च 1898 को दिल में हिंदुस्तान की प्रोग्रेस की दुआ लेकर और तालीम और एजुकेशन को सबसे आगे रख के इस दुनिया से परवास कर गए। सर सैयद अहमद ख़ान के इंतकाल के बाद अलीगढ़ मूवमेंट से जुड़े सारे लोगों ने उनका मिशन जारी रखा और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में नए नए इदारे और कोर्सेज जोड़ते गए। 1906-7 में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्टार्ट किया गया। 1920 में यह कॉलेज एक यूनिवर्सिटी बन गया और इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखा गया। ये यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन की अल्टीमेट डेस्टिनेशन बन गया। दो इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखा गया, पर इस यूनिवर्सिटी में मुस्लिम्स के लिए कोई कोटा नहीं है। सिर्फ एक इंटरनल कोटा है कि अगर आपने अपनी स्कूलिंग भी AMU से की है तो ग्रेजुएशन कोर्सेज में कुछ सीट आपके लिए रिजर्व होंगी। दैट्स इट। यहाँ के स्टूडेंट्स AMU से तालीम हासिल करके पूरे जहां में मुल्क का नाम रोशन करते हैं। अगर कुछ फेमस अलुमनाई की बात करें तो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर जाकिर हुसैन AMU से ही पढ़े थे और AMU के वाइस चांसलर भी रहे थे।
ऐसे ही फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर हामिद अंसारी भी एमयू में पढ़े थे और फिर उन्होंने एज वाइस चांसलर भी सर्व किया था। आइकॉनिक हॉकी प्लेयर ध्यानचंद और जफर इकबाल जिन्होंने इंडिया को ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया, वो भी एमयू के प्रोडक्ट हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान भी एमयू के अलमनाई हैं। फेमस स्टोरी राइटर सादत हसन मंटो भी एमयू अलमनाई हैं। फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन लाला अमरनाथ भी सर सैयद अहमद ख़ान की एमयू से ही एसोसिएटेड है। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ कश्मीर शेख अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद भी एमयू अलमनाई हैं। एमयू के जनरल एजुकेशन सेंटर से सीख कर बहुत सारे फनकारों ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एमयू का नाम रोशन किया है। जावेद अख्तर साहब, नसरुद्दीन शाह साहब, एस डायरेक्टर अनुभव सिन्हा साहब अपनी अपनी फील्ड में पायनियर हैं। हिस्टोरियन इरफान हबीब साहब का अपनी फील्ड में कोई जवाब नहीं है। अगर कुछ नोटेबल एलुमनाइज को मेंशन किया जाए तो इनमें पोएट मजाज, पॉलिटिशियन आज़म खान साहब, अर्जुना अवार्ड विनर अनुराज सिंह, ईश्वरी प्रसाद साहब, राजा महेंद्र प्रताप, इसरो साइंटिस्ट खुशबू मिर्ज़ा, अशोक सेठ साहब, साहिब सिंह वर्मा एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। हर साल एमयू से कई स्टूडेंट्स टॉप इंडियन इंस्टीट्यूशंस लाइक IIMs एंड IITs क्वालिफाई करते हैं। सिविल सर्विसेज और जुडिशरी में भी नंबर सिग्निफिकेंट है। इसी साल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर 1.23 करोड़ का पैकेज अमेजन ब्रिस्टल में हासिल किया है। सर सैयद अहमद ख़ान एक लेजेंड थे। उनके एफर्ट्स की वजह से हर साल हज़ारों बच्चे तालीम हासिल करते हैं और नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं और इंडिया का नाम रोशन करते हैं। एमयू फ्रेटर्निटी हर साल सर सैयद अहमद ख़ान को उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन ट्रिब्यूट देती है और उन्हें तहे दिल से शुक्रिया कहती है। सर सैयद डे दुनिया के हर कोने में मनाया जाता है और इस दिन के साथ पूरी एमयू फ्रेटर्निटी एजुकेशन फॉर ऑल एंड नेशन बिल्डिंग की ओथ को फिर दोहराती है और सर सैयद अहमद ख़ान के मिशन को याद करती है। और हर साल हम सर सैयद डे ये कहकर एंड करते हैं, जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा, हर जुए रवा पर बरसेगा, हर कोहे गरा पर बरसेगा, हर सौर समन पर बरसेगा, हर दश्त दमन पर बरसेगा, खुद अपने चमन पर बरसेगा, गैरों के चमन पर बरसेगा, हर शहर तरफ पर गरजेगा, हर कसरे तरफ पर खड़केगा। ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, बरसेगा बरसेगा बरसेगा।